जी, अस्सलाम वालेकुम। जी क्लास चैप्टर 14 हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर 14 इसका जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं थॉमस एडिक्टस की, तो उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चैप्टर 14। चैप्टर 14 में हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स वाला टॉपिक पढ़ना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, उन्हीं को पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसी से ही रिलेटेड है ये सारा टॉपिक। तो सबसे पहले आप ये देखें कि हमने जो पहले जो फॉर्म्स पढ़ी थी छोटी क्लासेस में, वो हमने फंक्शंस पढ़े थे कि अगर एक वेरिएबल y डिपेंड करे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो यहाँ अच्छा इस केस में अगर y का अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, सिर्फ x के लिए से फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज हेयर y इज डिपेंडिंग अपॉन x ओनली। तो द चेंज इन y विल बी डिनोटेड बाय dy ओवर dx। यहाँ पर हम जो नाम देंगे डी को, दिस इज बेसिकली टोटल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो हमने वेरी हम पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर हमने इसी तरह की फॉर्म पढ़नी है कि अगर एक वेरिएबल z हो और ये डिपेंड करे एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे, x है, y है एंड सो ऑन, जितने भी वेरिएबल्स हों, ये इसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। इस केस में जब z हम देखेंगे कि z की डिपेंडेंस जो है वो एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे है। यहाँ पर y की डिपेंडेंस थी सिर्फ x पे, इसलिए y में जो भी चेंजिंग आएगी वो सारी की सारी चेंजिंग x के लिहाज से आएगी। लेकिन यहाँ पर z में जो चेंजिंग आएगी वो x y z या जो x y या और जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सब के लिहाज से आएगी। इसलिए z में जो चेंजिंग है इसको हम डिनोट करेंगे पार्शियल z ओवर पार्शियल x। यानी कि हम z को z में जो चेंजिंग फाइंड कर सकते हैं वो है पार्शियल चेंजेस, यानी पार्शियल कुछ चेंज आएगी z में x के लिहाज से, कुछ y के लिहाज से, कुछ z के लिहाज से। तो इस तरह इस टर्म को हम नाम देंगे पार्शियल डेरिवेटिव, यानी पार्शियल चेंज इन z with respect to x, partial change in z with respect to y and so on. तो here this symbol is said to be partial change, ये पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव वाला टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स जो हैं इनकी नेचर कैसी है, और जिस तरह इस तरह के फंक्शंस की डोमेन हमने पहले सीखी थी, इसी तरह फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में डोमेन किस तरह फाइंड करते हैं, और सेम वे में जो डोमेन है उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आ रही हैं उसको हम कहते हैं रेंज। तो इसी सेंस में x y की वैल्यूज यानी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस डोमेन के लिए रेंज की वैल्यूज क्या आ रही हैं। और फिर एक दो और चीजें हैं जो हमने यहाँ पर पढ़नी है, जैसे लेवल कर्व्स हैं। तो लेवल कर्व्स, अच्छा यहाँ पर मेनली इसी की एक्सटेंशन में आप देखें कि अगर y सिर्फ एक वेरिएबल x पर डिपेंड कर रहा है और सपोज करने की इसकी फॉर्म है 1/x की, और इसी की करस्पॉन्डिंगली हम अगर यहाँ पर देखते हैं कि z x और y पर डिपेंड कर रहा है, तो सपोज करेंगे फंक्शन डिफाइंड है 1/x+y। तो यहाँ पर x की वैल्यूज यानी इस फंक्शन, ये भी फंक्शन है ना y इस फंक्शन ऑफ x। इस केस में जब हम डोमेन की बात करेंगे तो सिर्फ हम रियल लाइन की बात करेंगे, रियल लाइन के वो पॉइंट्स जिस पे ये फंक्शन डिफाइंड है। यानी कि अगर आप रियल लाइन एक्सिस के ऊपर जीरो डिफाइन करते हैं तो जीरो की राइट हैंड साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, इसी तरह जीरो की लेफ्ट हैंड साइड पे सारी होंगी नेगेटिव वैल्यूज, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन। तो हमने इस रियल लाइन के ऊपर देखना है कि ये किन x की वैल्यूज, ये रियल वैल्यूज की करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन डिफाइंड है। तो आप देखें x की वैल्यू आप जीरो के अलावा 1 पुट करें, 2 या 3 या 4 या 100 या 1000, इसी तरह -1 -2 -3 या -100, जो मर्जी वैल्यूज पुट करें तो ये फंक्शन की वैल्यू कोई डिफाइंड होगी। सिर्फ जीरो पुट करने से ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। इसका मतलब ये है इसकी डोमेन होगी, डोमेन के सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, इस तरह हम रियल लाइन के ऊपर हम डोमेन डिफाइन करते हैं व्हेन एवर फंक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जब वेरिएबल z एक से ज्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा हो, तो इस केस में सबसे जो बेसिक स्टेट है वो है x और y, यानी कि x y पर डिपेंड कर रहा हो फंक्शन, तो x एक्सिस और y एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के कॉम्बिनेशन से जो रीजन बनता है उसको हम कहते हैं प्लेन। यानी कि ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ।
तो हमने जब इस फ़ंक्शन की डोमेन फाइंड करनी होगी तो हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं, यानी डोमेन एक्स वाई प्लेन में। या तो वो पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं या वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड या फोर्थ। तो ये डिफरेंस है इन इस तरह के 2 फ़ंक्शंस की फॉर्म्स में। और इसी तरह जब आप डोमेन ये वैल्यूज़ डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर इस केस में x की वैल्यू 1 पुट करें तो 1/1 y की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1/2 आएगी। इसी तरह नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव भी आएँगे, 0 और 0 वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पर। इसका मतलब है इसकी जो रेंज है, रेंज जब आप डिफाइन करेंगे, रेंज तो रेंज का मतलब है आउटपुट। आउटपुट का मतलब ये है कि सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं, यहाँ पर पॉसिबल आ सकती है। अगर एक्स को जो मर्ज़ी पुट करें, पॉजिटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज़, नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू भी नेगेटिव आएँगी। और 0 अगर आप पुट करेंगे देखिए, अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा अनडिफाइंड। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 1 ओवर बहुत बड़ी टर्म हो तो ये 0 को अप्रोच करेगी, लेकिन एग्ज़ैक्टली 0 पॉसिबल नहीं होता। तो इस केस में जब रेंज की हम बात करते हैं तो वो अगेन हम रियल लाइन की बात करेंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखें एक्स और वाई की जो भी वैल्यूज़ हैं, जैसे सपोज़ करें कि से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है 2, 3, तो अगर आप 2 + 3 पुट करेंगे तो आपके पास फाइनली रियल नंबर ही आएगा ना। इस केस में भी जब आप रेंज की बात करेंगे तो एक रियल लाइन की ही बात करेंगे कि रियल लाइन में पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं या नेगेटिव वैल्यूज़ हैं या 0। तो डोमेन में बस डिफरेंस है कि इस तरह के फंक्शन की डोमेन के लिए हम रियल लाइन की बात करते हैं, और इस तरह के फंक्शंस के लिए डोमेन के लिए हम प्लेन की बात करेंगे। तो बेटा ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब आप उसमें आएँ बुक पे। तो ये जो चैप्टर है 14, इसका नाम है पार्शियल डेरिवेटिव। तो अभी आपको मैंने जो बताया पार्शियल डेरिवेटिव के लिए सबसे बेसिक चीज़ हमें चाहिए फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। तो सबसे पहले फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स की ये बेसिक सी डेफिनिशन है कि अगर आपके पास x1, x2 अप टू xn ये कुछ वेरिएबल्स हों, इन सारे वेरिएबल्स पर डिपेंड करे एक फंक्शन f, तो इसकी कॉम्बिनेशन से सपोज़ करें एक वेरिएबल है w, तो हियर w इज़ द फंक्शन ऑफ x1, x2 अप टू xn। n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं w के, w डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हैं। तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ द फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। और ये जो x1, x2 अप टू xn ये सारी डोमेन वैल्यूज़ हैं, और W जो है वो रेंज है, आउटपुट है। तो इसमें जो पहले स्टार्टिंग में मेंशन है वो है डोमेन्स और रेंज। जैसे ये एग्जांपल है सबसे पहले वाली। इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर फंक्शन एक गिवन है और कहा जा रहा है कि इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें। जी बताइए। अब स्क्वायर रूट वाली टर्म जब आती है ना, तो स्क्वायर रूट की वजह से स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। यानी कि एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ यहाँ पर डिफाइंड होंगी जिनको पुट करने से स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए। तो डेफिनिटली ये y माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसकी डोमेन डिफाइन करने के लिए आपने बस यही मेंशन करना है कि सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन सच दैट कि दिस इज़ द कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन, x, y ऐसे पॉइंट्स हों जिनमें y हमेशा ग्रेटर हो एक्स स्क्वायर से। और जब आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे तो मिनिमम w का आंसर आएगा 0, यानी कि रेंज में 0। बाकी स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप वैल्यू सारी पॉजिटिव ही चूज़ कर रहे हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए 0 इंक्लूड से अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ये इसकी रेंज आ जाएगी। तो ये जब भी फंक्शन की फॉर्म गिवन हो उसको देखकर आप इस तरह डोमेन और रेंज मेंशन कर सकते हैं। सेम वे में w इक्वल टू 1/xy, तो नीचे x 0 हो जाता है या y 0 हो जाए, तो यानी कि कोई एक 0 हो जाए मीन्स कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन, यानी नीचे वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन जब आपने डिफाइन करनी है, आपने कहना है कि सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन सच दैट x into y is not equal to 0. So this is the domain. यानी कि set of all points in xy plane except the points with this condition. तो वो पॉइंट सारे डोमेन में होंगे। और अब देखें नीचे अगर 0 नहीं आता तो बेसिकली अगर कोई भी एक्स वाई की वैल्यूज पुट कर लें तो आपके पास 1 ओवर समथिंग की वजह से यहाँ पर एग्जैक्टली 0 नहीं आ सकता। जैसे पीछे भी मैंने डिफाइन किया था 1 ओवर एक्स में। तो जब रेंज की बात करेंगे ना, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज़ भी सारी आएँगी, नेगेटिव वैल्यूज़ भी सारी आएँगी, लेकिन सिर्फ 0 पॉसिबल नहीं है। इसलिए रेंज में इस तरह आपने डिफाइन करना है कि 0 से माइनस इन्फिनिटी या 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसी तरह ये साइन वाली फॉर्म, साइन की डोमेन यानी एक्स वाई मीन्स के एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई की जो मर्ज़ी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सब वैल्यूज़ के लिए ये साइन डिफाइंड होगा। इसलिए डोमेन जो है वो एंटायर एक्स वाई प्लेन है।
लेकिन साइन की आउटपुट जो है, आप डोमेन में जो मर्ज़ी पुट करते हैं, इसकी आउटपुट मैक्सिमम 1 आती है और मिनिमम नेगेटिव 1 आती है। वही जो पहले वाला केस था, तो इसलिए रेंज हम डिफाइन करेंगे -1 से 1। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये एक्सरसाइज़ के कुछ क्वेश्चन्स हमें पढ़ने हैं, वो हैं फर्स्ट 12 क्वेश्चन्स, एक्सरसाइज़ 14.1। जी बेटा, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी किए हुए हैं। क्लास में आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं भेज देता हूँ। अच्छा, इसमें जो मेनली हमने क्वेश्चंस करने हैं, ये फर्स्ट 12 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, फर्स्ट 12। तो इन फर्स्ट 12 में से सिर्फ 3 पार्ट्स हमने करने हैं। ए यानी फंक्शंस डोमेन, बी मीन्स फंक्शंस रेंज और सी मीन्स फंक्शंस लेवल कर्व। लेवल कर्व बेसिकली एक तरह की कर्व, जैसे ये जो डायग्राम आपके सामने गिवन शो हो रही है, ये बेसिकली एक ही तरह का फंक्शन है जो डिफरेंट लेवल्स पर उसकी डिफरेंट फॉर्म्स बन रही है। तो कोई डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर, यानी सी की वैल्यू -1 हो, -2, यानी -5, -4, -3, -2, सारी जगहों पर सी जैसे-जैसे चेंज करते जाएँगे तो ग्राफ की नेचर सेम है, लेकिन सी की वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ग्राफ की फॉर्म कहाँ से कहाँ तक जा रही है। अच्छा, इन सारे क्वेश्चंस में से जो टोटल आपने क्वेश्चंस मैंने अभी बताया आपको 12 क्वेश्चंस करने हैं, तो पहले 2 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है। इसी तरह 3 और 4 एक जैसे हैं, 4 और 5 एक जैसे हैं। एक-एक जैसे क्वेश्चन्स एक-एक तरह के क्वेश्चन्स हैं, इसलिए मैंने सारे नहीं, एक-एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये आप देखें कि ये एक्सरसाइज़ मैंने शेयर की थी व्हाट्सएप पे भी, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे और सीयू ऑनलाइन पे, वो आप चेक कर लें। इनकी ये सॉल्व्ड फॉर्म पड़ी हुई है। अब आप पहली जो रिक्वायरमेंट है डोमेन, यानी पहला क्वेश्चन सबसे ईज़ीएस्ट क्वेश्चन देखें। ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए ये मैंने वर्ड लाइन लिखी है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने ऑलरेडी बोल भी दी थी ना कि इस फ़ंक्शन में 2 वेरिएबल्स चूँकि इन्वॉल्व हैं। अगर एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता तो डोमेन के लिए हमने सिर्फ़ एक्स एक्सिस को देखना था। लेकिन यहाँ पर चूँकि 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, तो इसलिए डोमेन फाइंड करने के लिए हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस दोनों की कॉम्बिनेशन से जो प्लेन बन रहा है, इसको हमने देखना है। कि इसमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे ये फ़ंक्शन डिफाइंड है, तो उसको हम नाम देंगे डोमेन का। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि एज़ देयर आर 2 वेरिएबल्स इन फंक्शन, दैट्स व्हाई वी विल लुक फॉर डोमेन वैल्यूज़ इन एक्स वाई प्लेन। यहाँ लिख लीजिएगा, वी विल लुक फॉर डोमेन वैल्यूज़ इन एक्स वाई प्लेन। तो अब आप ये देखें कि जो नीचे वर्डिंग लिखी हुई है उसी की डिस्कशन है कि एक्स, वाई, यानी यहाँ पर फंक्शन की फॉर्म सिम्प्लीफाइड है। यानी अगर आप एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट लें जिसमें वाई 0 होता है, वो आप यहाँ पुट करते हैं, तब भी इसका आंसर फाइनाइट आएगा। वाई एक्सिस का के ऊपर कोई पॉइंट चूज़ करें, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0 होता है ना, तो वो भी अगर आप पॉइंट, यानी कि सपोज़ करें 2 0 2 चूज़ कर लेते हैं। 0 2 का मतलब है एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2, तो फंक्शन डिफाइंड ही होगा। इसी तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट 2 3 वो पुट करके देख लें, या सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट -2 पॉज़िटिव 3 पुट करके देखें, या थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट पुट करके देखें। तो जो पॉइंट्स पुट करेंगे, पहली चीज़ तो ये है कि सारे पॉइंट्स पे ये वाली जो फॉर्म है, फाइनल फॉर्म, ये अनडिफाइंड नहीं होगी। इसलिए हम कह सकते हैं, जो नीचे वर्डिंग लिखी हुई है कि एज़ फॉर ऑल द पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, द फंक्शन इज़ डिफाइंड। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज़ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन। ये सिंपल हम नाम देंगे एंटायर एक्स वाई प्लेन। तो यही वर्डिंग मैंने नीचे लिखी हुई है कि as for every value of the points in xy plane function is defined, so domain of the function is whole xy plane। ठीक है बेटा, अब आप देखें कि इन डोमेन वैल्यूज को जब आप पुट करते जाएंगे, तो अगर तो x और y इक्वल हो जाएंगे तो आंसर 0 भी पॉसिबल है इसका। रेंज की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, कि इनकी जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर कौन कौन से पॉसिबल हैं, या तो सिर्फ 0 पॉसिबल है आंसर, या पॉजिटिव वैल्यूज भी पॉसिबल हैं, या नेगेटिव वैल्यूज भी। तो आप देखें एक्स और वाई अगर इक्वल हो जाएंगे तो आंसर 0 भी पॉसिबल है। जब वाई छोटा होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। जब वाई ग्रेटर होगा तो आंसर पॉजिटिव भी आएगा। इसका मतलब है सारे रियल नंबर्स पॉसिबल हैं। कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो यहाँ पर ना आ सके। इसलिए ये वर्डिंग लिखी हुई है नीचे रेंज के लिए कि ऑल्सो फॉर ऑल द पॉइंट्स इन द डोमेन, यानी इन एक्स वाई प्लेन, फंक्शन गिव्स ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स, यानी कि 0 भी देगा, 0 भी इसमें आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकती है वैल्यूज़, नेगेटिव भी आती है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज़ कैपिटल आर, या सिंपल लिखें सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब जो लास्ट केस है वो है लेवल कर्व, यानी कि 3 इसमें है ना पॉइंट्स ए, बी, सी।
तो जो सी पार्ट है उसमें रिक्वायरमेंट है कि लेवल कर्व फाइंड करें। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखें, तो जब भी आपने लेवल कर्व फाइंड करना हो, तो आपने हमेशा पुट कर देना है फंक्शन को, जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको सी के इक्वल। सी की इक्वल पुट करेंगे, उसके बाद फंक्शन की जो वैल्यू गिवन है, इस केस में हमारे पास वैल्यू गिवन है ना y माइनस एक्स, वो पुट करें। तो ये इक्वेशन आ गई, y माइनस एक्स इक्वल टू सी। तो यहाँ से बेसिकली y की वैल्यू आपके पास आ गई है x प्लस सी। तो ये आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है। अगर आप इसको कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म के साथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो यहाँ से m आ जाएगा 1। इसका मतलब है c की वैल्यू बेशक आप 0 पुट करें या पॉजिटिव पुट करें या नेगेटिव, ये नेचर इसकी सेम ही है, स्ट्रेट लाइन्स ही बन रही हैं। इसलिए हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि सो द लेवल कर्व जो 1 ये वाली 1 है, are all the straight lines with slope 1 m equal to 1 and for all values of c। यानी कि c की वैल्यू बेशक आप 0 पुट करें या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो फर्स्ट सेकंड सेम है, अब थर्ड और फोर्थ सेम है, इसलिए इसमें से मैंने फोर्थ क्वेश्चन चूज किया है। अगेन फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगेन अब इस एक्स वाई प्लेन में देखेंगे कोई ऐसा पॉइंट नजर अगर आपको आ रहा हो जिस पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, तो बेसिकली यहाँ पर 0, 0 बेशक पुट कर दें ओरिजिन, या एक्स एक्सिस के कोई पॉइंट चूज़ करें या वाई एक्सिस के कोई पॉइंट चूज़ करें, या फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ कोई भी पॉइंट चूज़ करेंगे तो इसका आंसर कोई ना कोई फाइनाइट आएगा। इसलिए आप रीजनिंग बेशक लिख लीजिएगा कि एज़ for all the points in xy plane this function is defined, so domain equal to whole xy plane। और इसी तरह आप 0, 0 पुट करेंगे तो आंसर इसका 0 भी है। अगर कोई पॉइंट 2, 3 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यूज नेगेटिव आ जाएगी। 3, 2 पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव भी आएंगी। इसका मतलब है ये जो डोमेन की वैल्यूज है ना, कोई भी पॉइंट पुट करेंगे तो आउटपुट 0 भी पॉसिबल है, पॉजिटिव वैल्यूज भी पॉसिबल है और नेगेटिव वैल्यूज भी पॉसिबल है। इसलिए रेंज जो है वो है सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। यानी डोमेन और रेंज आप देखकर ही बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में हमें सिम्प्लिफिकेशन करनी पड़ेगी, कुछ में आप डायरेक्टली देखकर रीजनिंग देखकर बता सकते हैं। लास्ट में लेवल कर्व। लेवल कर्व के लिए वही स्टेप कि फंक्शन को आपने सी की इक्वल पुट करना है, फिर फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। तो बाकी वर्किंग थोड़ा नेक्स्ट पेज पे मैंने की है, यहाँ रुक गलती थी। जी बेटा, वो जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, अब यहाँ पर हमने सी की सारी वैल्यूज के लिए अलग अलग केसेस डिस्कस करने हैं। उसकी वजह ये है कि पहले वाले केस में था वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो उसमें हमें सी 0 पुट करना या सी की वैल्यू पॉजिटिव पुट करना या सी की वैल्यू नेगेटिव पुट करने से कोई डिफरेंस नहीं आना था। यहाँ पर डिफरेंस आना है। यहाँ देखें, सी की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो यानी कि 2 या 3 या 4, तो आप इस कांस्टेंट को खत्म करके यहाँ 1 बनाना है बेसिकली। क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर राइट साइड पे अगर 1 आ जाए तो हम इसको हाइपरबोला की फॉर्म बना सकते हैं। तो अगर यहाँ पर सी है तो सी को डिवाइड करें दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर ओवर सी, वाई स्क्वायर ओवर सी इक्वल टू 1, और सी को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट सी पावर 2। और इसी तरह यहाँ पर तो इस इक्वेशन को देखें, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपने वो फॉर्म्स पढ़ी थी, 2 तरह की हाइपरबोला की फॉर्म्स। जी बेटा, ये देखें कि एक होती है एक्स स्क्वायर ओवर वेरिएबल ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी तरह वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर ओवर समथिंग, यानी कि यहाँ पर हमारे वाले केस में ए भी स्क्वायर रूट सी है और बी भी स्क्वायर रूट सी है। इस केस में जो हाइपरबोला बनेगा ना वो इस तरह का बनेगा। ये एक्स एक्सेस वाली टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब है यहाँ पर हाइपरबोला की फॉर्म एक्स एक्सेस के ऊपर बनेगी, और जो इसका फोकस है वो भी एक्स एक्सेस के ऊपर होगा। ये फोकस F1 और ये एक और फोकस यहाँ पर F2। तो जब भी इस तरह की फॉर्म आती है तो हम कहते हैं कि दिस इज द हाइपरबोला विद फोकस पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। फोकस पॉइंट्स को कहते हैं फोसाई। फोसाई यानी दोनों फोकस पॉइंट्स को कंबाइन हम कहते हैं फोसाई। फोसाई ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह ये वाली हाइपरबोला की फॉर्म का मतलब ये है कि इसकी फोसाई जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है। तो दिस इज द हाइपरबोला विद फोसाई ऑन वाई एक्सिस, यानी एक ये फोकस M1 और एक ये वाला फोकस F2। ठीक है जी। तो इसलिए ये वाली फॉर्म ज़हन में रखते हुए हम डिफाइन करते हैं जो ये वाली ये वाली फॉर्म। अब इस केस में ए और बी दोनों हैं स्क्वायर रूट सी,
तो x एक्चुअली पॉजिटिव है, तो इसलिए हम लिखेंगे दिस इज हाइपरबोला विद फोसाई ऑन x एक्सिस। सेम वे में अगर यहाँ पर c की वैल्यू नेगेटिव चूज़ कर रहे थे ना, यहाँ पर नेगेटिव, सपोज़ करें नेगेटिव का मतलब है -2, तो यहाँ पॉजिटिव 1 बनाने के लिए हम जब -2 से डिवाइड करेंगे तो x वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी और y वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो y वाली टर्म पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये देखें, सिमिलरली लेवल कर्व्स आर आल्सो हाइपरबोलास फॉर c लेस देन 0 विद फोसाई ऑन y एक्सिस। ठीक है, वो भी मैंने पीछे जो व्हाइट बोर्ड पे बताया था आपको, उसकी रीजनिंग में यहाँ बता दिया। अच्छा, c अगर 0 हो जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, सी की जगह 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब है वाई की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव प्लस माइनस एक्स। तो ये है स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है लेवल कर्व होगी स्ट्रेट लाइंस व्हेन सी 0, और लेवल कर्व्स होंगी हाइपरबोलास व्हेन सी इज ग्रेटर देन और नेगेटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0 एंड नेगेटिव वैल्यूज। तो इस तरह अपनी लेवल कर्व्स को डिफरेंट सी की वैल्यूज के लिए डिफाइन करना। जी बेटा, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 तक इजीली आप कर सकते हैं। 5 और 6 भी जैसे हैं। 6 को मैंने सॉल्व किया हुआ है और फिर 7 और 8 में से 7 जो मुश्किल था वो मैंने किया हुआ सॉल्व। तो 6 की वर्किंग भी आपके सामने है। 6 की वर्किंग देखें कि y ओवर एक्स स्क्वायर। तो बेटा अब ये डोमेन डिफाइन करने के लिए वही वर्किंग है कि सिर्फ x नीचे अगर 0 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड होगा। नीचे 0 मींस x0, x0 कहाँ होता है? y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब है y एक्सिस के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स इस प्लेन में, सारे पॉइंट्स जो हैं वो डोमेन में शामिल है। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है कि एज फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल द पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट्स विद एक्स इक्वल टू 0। तो आपने डोमेन के लिए सिंपल जी वर्डिंग लिखनी है कि इस डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स एक्सेप्ट, ये लाइन का मतलब है एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो आल्सो, जी बेटा अभी देखें, अब यहाँ पर जो भी पॉइंट्स पुट करते हैं, आपके पास आंसर 0 भी आएगा इसका, क्योंकि अगर y 0 है तो सारा आंसर 0 आ जाएगा। फिर अगर y की वैल्यू नेगेटिव चूज़ करेंगे तो आंसर सारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव चूज़ करेंगे तो आंसर पॉजिटिव भी आएगा। इसका मतलब है इस डोमेन जो हमने नीचे डिफाइन किया है, इसको पुट करने से हमारे पास सारी रियल वैल्यूज पॉसिबल है। तो इसलिए ये वर्डिंग यहाँ लिखी हुई है कि एज फॉर ऑल द पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन इन द डोमेन वी गेट ऑल द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इट मीन्स रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब लेवल कर्व के लिए वही वर्किंग, फंक्शन को आप सी की इक्वल पुट करेंगे, तो फंक्शन को सी की इक्वल पुट करने के बाद फंक्शन की वैल्यू पुट कर दें, एफ वाई ओवर एक्स स्क्वायर और सी इक्वल टू सी। अब यहाँ पर अगर सी 0 चूज करते हैं तो वाई ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। वाई की वैल्यू 0 होती है एक्स एक्सिस, इसका मतलब है लेवल कर्व होगा एक्स एक्सिस व्हेन सी इज 0। ठीक है जी। और अच्छा, सी लेवल कर्व्स और ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एक्सेप्ट ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन क्यों हमने एक्सेप्ट किया है? क्योंकि फंक्शन की जो फॉर्म है वो बेसिकली है y ओवर एक्स स्क्वायर। अगर ओरिजिन चूज करते हैं ना तो 0 ओवर 0, तो ये होती है अनडिफाइंड फॉर्म, इसलिए उसको ओरिजिन को एक्सेप्ट हमने कर दिया। अच्छा, अगर सी 0 नहीं होता, यानी सी 0 नहीं मीन्स के पॉजिटिव या नेगेटिव। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव अलग-अलग डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, अगर सी वाई ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी है और एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक लेफ्ट साइड पे आती है हमेशा, और जो वाई जो 1 पावर वाली टर्म है ना वो राइट साइड पे आती है, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, खाली एक्स का मतलब है एक्स माइनस 0, खाली वाई का मतलब है वाई माइनस 0। तो ये वाली फॉर्म जो है ये है पैराबोला की फॉर्म। ठीक है? तो सी बेशक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर सी पॉजिटिव होगा तो पैराबोला अपवर्ड होगा, ये आपको शायद याद हो। ये पैराबोला की 2 फॉर्म्स हमने पढ़ी हुई हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू 4a 4ax। एक होती है फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव 4ax। तो होती दोनों पैराबोलास ही हैं। अगर ये पॉजिटिव हो इसका मतलब है ओरिजिन, यानी इसका वर्टेक्स से ये राइट मूव कर रहा है। अगर यहाँ नेगेटिव होगा इसका मतलब है वर्टेक्स से ये लेफ्ट मूव कर रहा है। ठीक है? तो इसलिए अगर आपके पास दूसरी फॉर्म हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और नेगेटिव हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, तो इसमें भी पैराबोला, अगर ये वाली टर्म पहले वाली देखेंगे तो ये वर्टेक्स से अपवर्ड मूव कर रहा होता। अगर नेगेटिव वाली टर्म देखें तो ये वर्टेक्स से डाउनवर्ड मूव कर रहा होता। इसलिए सी पॉजिटिव, सी की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव पुट करने से बनेगा एक ही फॉर्म, यानी पैराबोला। इसलिए यहाँ पर उसने मेंशन किया है कि इफ सी इज नॉट इक्वल टू 0 देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर सी इनटू वाई, कि दिस इज द पैराबोला, लेवल कर्व्स आर द पैराबोलास विद सी नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा अभी 7th और 8 एक जैसे हैं। 7th क्वेश्चन थोड़ा-सा डिफरेंट है, इसलिए ये मैंने पहले बता दिया। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है डिटेल में, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अच्छा, इसमें
फ्रैक्शन वाली फॉर्म इन्वॉल्व हो रही है। फ्रैक्शन वाली फॉर्म का मतलब है, जब भी फ्रैक्शन वाली फॉर्म इन्वॉल्व होना तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है? और डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं आना चाहिए, और इसमें एक और इन्वॉल्वमेंट है, स्क्वायर रूट। एक और चीज़ कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले तो डोमेन डिफाइन करने के लिए ये वर्डिंग लिखना ज़रूरी है कि दिस फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड इफ दिस टर्म इज़ 0, यानी डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो 0 अगर होगी तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। दूसरी चीज़ एंड, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर जो भी टर्म है वो नेगेटिव हो जाए, यानी लेस देन 0 हो जाए, यानी ये दोनों इक्वेशंस एट अ टाइम अगर सैटिस्फाई, और यानी दोनों में से कोई एक भी होती है सैटिस्फाई, तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। इसलिए अगर डिफाइंड फंक्शन नहीं हम कह रहे तो वो इन 2 वैल्यूज़ पर नहीं डिफाइंड होगा। इन 2 वैल्यूज़ का मतलब क्या है? इस इक्वेशन को अगर आप नीचे देखें ये वाली फॉर्म, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साइड में शिफ्ट करते हैं तो आपके पास ये फॉर्म बनती है एक सर्कल की, सर्कल, ठीक है? और यहाँ से अगर आप देखें एक्स स्क्वायर, यानी वेरिएबल वाली टर्म्स बड़ी हैं और ये कांस्टेंट टर्म इनसे छोटी है। इसका मतलब है ये पॉइंट जो है ये बाहर है। एक यानी कि अगर इक्वल टू 16 है ना, ये सर्कल है आपके पास बेसिकली यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ मेंशन कर देता हूँ। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 हो, इसका मतलब ये है कि 4 रेडियस का एक सर्कल आपके पास है, उस सर्कल की बाउंड्री वाले पॉइंट्स, ठीक है? और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 16 हो, यानी वेरिएबल वाले टर्म्स लेस हो, इसका मतलब है अंदर वाले पॉइंट्स आ शामिल हैं। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस हो जाए, यानी 16 बड़ा हो जाए, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, यानी ये बड़ी वाली टर्म हो जाए और ये 16, यानी कि 16 यानी कांस्टेंट से अगर ये टर्म वेरिएबल टर्म बड़ी है, इसका मतलब है सारे पॉइंट्स बाहर है, ठीक है जी? तो अब आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखें, अब ये इक्वल टू 16 का मतलब है सर्कल की बाउंड्री वाले पॉइंट्स, और यहाँ पे वेरिएबल टर्म बड़ी है, इसका मतलब है सर्कल की बाहर वाले पॉइंट्स। इसका मतलब ये होगा कि डोमेन एक सर्कल के अंदर-अंदर है जिसकी बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, और सर्कल के बाहर वाले पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। यानी कि अगर आप देखें ये डोमेन जब हम डिफाइन करेंगे तो सर्कल की बाउंड्री ये भी इंक्लूड नहीं है, ये बाउंड्री वाले पॉइंट्स कोई भी इंक्लूड नहीं है। बाउंड्री वाले पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, ये वाले सारे बाउंड्री जितने भी पॉइंट है ना, और बाउंड्री के बाहर वाले पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, ठीक है जी? तो यही चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी इन 2 इक्वेशंस का मतलब है सर्कल की बाउंड्री, और इसका मतलब है सर्कल की बाहर वाले पॉइंट्स एक्सटीरियर। ये चीज़ अच्छा, फंक्शन डिफाइन कब होगा? देखें, फंक्शन ये डिफाइन कब होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर ये वाली सारी टर्म पॉजिटिव हो। अब देखें यहाँ पे लिखी हुई है टर्म कि फंक्शन इज़ डिफाइंड इफ दिस टर्म इज़ पॉजिटिव। दिस टर्म पॉजिटिव का मतलब ये है कि एक्स और वाई वाली टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये एक्स वाली टर्म्स और वाई वाली टर्म्स छोटी आ रही हैं। इसका मतलब है, तो ये डिफाइन तब होगा जब सारे के सारे अंदर वाले पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। यानी कि सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच लाई इनसाइड अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 4। अब हम डोमेन को डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल द पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 16 मींस कि ये वाले अंदर वाले पॉइंट्स, यानी सर्कल की बाउंड्री भी इंक्लूड नहीं है, ये सर्कल की बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, और बाहर वाले पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। बाहर जितने भी पॉइंट्स है ना यहाँ पर, सिर्फ अंदर वाले पॉइंट्स शामिल हैं। ये हैं डोमेन वाले पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है बेटा, ये जो भी प्रॉब्लम हो इसको बार-बार आप रिपीट करके इसकी वीडियो को सुनिएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 होगी तो उसका मतलब है बाउंड्री वाले पॉइंट्स हैं यहाँ पर, और बाउंड्री के पॉइंट्स अगर पुट कर देंगे तो ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। और ये वाली इक्वालिटी का मतलब है बाउंड्री के बाहर वाले पॉइंट्स, अगर वो इंक्लूड कर देंगे तभी फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि उनको पुट करने से स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। और ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव हो। स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव का मतलब ये है कि सर्कल के इनर पॉइंट्स ये इंक्लूड है डोमेन में। अच्छा, अब है बात हम रेंज की करते हैं। हाँ जी, अब इसी तरह जिस तरह डोमेन इसकी थोड़ी टिपिकल है, इस तरह रेंज भी टिपिकल है। अच्छा, अब आप रेंज के लिए ना सबसे पहले आप ये देखें, यह डायग्राम ये वाली। अच्छा, अब हमने ये बताया ऊपर कि सर्कल के अंदर वाले पॉइंट सारे शामिल हैं डोमेन में। तो इसमें एक पॉइंट 0, 0, 0 भी इंक्लूड है ना डोमेन में। तो अगर आप 0 पुट करें, एक्स वाई की जगह 0, 0, तो 1/16 माइनस 0 आ जाएगा। ये 1/4 आ जाएगी वैल्यू। अच्छा, 0, 0 पॉइंट इंक्लूड है डोमेन में, तो इसको पुट करने से 1/4 आ रहा है। अब हमने आगे चेक करना है कि ये 0, 0 पुट करने से आंसर वैल्यू मैक्सिमम आ रही है या मिनिमम आ रही है। यानी हमने जब रेंज की बात करनी है ना, तो किसी एक नंबर से स्टार्ट करना है।
जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में जहाँ पर हमने रेंज बाकी थी ना, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, 0 या पॉजिटिव वैल्यूज या नेगेटिव वैल्यूज, कौन-कौन सी वैल्यूज इंक्लूड हैं, ये हमने बताना होता है रेंज में, क्या-क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट नज़र आ रहा था ओरिजिन, ये हमने पुट कर दिया, तो हाँ, आपके पास आंसर आ गया 1/4। अब ये मैंने जो लाइन लिखी है ना, इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ द रेंज, ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप 0, 0 के अलावा अगर सपोज़ करें कोई और पॉइंट पुट करते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ मैं वन वन पुट कर लेता हूँ पॉइंट 10। अगर आप 10 पुट करेंगे ना, तो देखें यहाँ पर आएगा 16 माइनस 1 माइनस 0। तो डिनोमिनेटर में 16 माइनस 1 का मतलब है 15 का स्क्वायर रूट। अच्छा, ये चीज़ थोड़ी-सी आप देख लीजिएगा। डिनोमिनेटर में अगर वैसे आप देखें 1 छोटा है 2 से, या 3 छोटा है यानी 3 बड़ा है 2 से। 1/2 और 1/3 की जब आप बात करेंगे ना, तो अब ये 2 छोटा था 3 से, लेकिन 1/2 ग्रेटर हो जाए 1/3 से, ठीक है? इसी तरह 1/16 और 1/15, वैसे तो हमें पता है 16 इज़ ग्रेटर देन 15, बड़ा है ना? लेकिन 1/16 का स्क्वायर रूट ये छोटा हो जाएगा 1/15 के स्क्वायर रूट से। तो 1/16 कब आ रहा था हमारे वाले क्वेश्चन में? जब हमने 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 0, 0 पुट कर दिया। लेकिन जैसे ही हम 16 माइनस 0, 0 के अलावा कोई पॉइंट पुट करेंगे ना, 1 माइनस 0 में यानी एक्स को 1 पुट कर दिया, वाई को 0, तो ये स्क्वायर रूट वाले अंदर टर्म 16 से छोटी होगी। इसका मतलब है ये वाला आंसर हमेशा बड़ा आता जाएगा। अब 0, 0 के अलावा जो भी वैल्यू पुट करते जाएँगे इसके नीचे, तो उसकी वजह से ये वाली वैल्यू टर्म बड़ी होती जाएगी। इसका मतलब ये था, जब आपने 0, 0 पुट किया ना, तो ये 1/16 जो वैल्यू आ रही थी, ये मिनिमम वैल्यू थी। इससे बड़ी वैल्यू बाकी सारी आएँगी। जी, इससे छोटी वैल्यू कोई नहीं आएगी। यही चीज़ मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। तो इसलिए 0, 0 पुट करने से आपके पास 1/4 आंसर आ गया। दिस इज़ द लीस्ट वैल्यू, क्योंकि इसके अलावा कोई भी पॉइंट पुट करेंगे तो इस 1/4 से वैल्यूज़ बड़ी आएँगी। यही लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड फॉर ऑल द अदर वैल्यूज़ ऑफ एक्स, वाई एक्सेप्ट ओरिजिन, एफ ऑफ एक्स, वाई विल बी ग्रेटर देन 1/4। इसका मतलब ये है कि रेंज जो है वो है 1/4 मिनिमम वैल्यू और अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये है जी इसकी रेंज। इसको देखिएगा, प्रॉब्लम होगी तो दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, जब भी हम रेंज फाइंड करते हैं ना, रेंज बेसिकली लेवल कर्व में जो सी होता है, वो सी डिपेंड करता है इस रेंज की वैल्यूज़ पे। इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। ऊपर वाले केसेस में चूँकि सी ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमने रेंज जो बताया है वो ऑल रियल नंबर्स हैं, इसलिए हम सी की वैल्यू 0, पॉज़िटिव और नेगेटिव तीनों हम सेट करते हैं। लेकिन इस केस में यहाँ पर रेंज की वैल्यू ये वाली है, इसका मतलब है जब लेवल कर्व के लिए सी जो इन्वॉल्व करेंगे, तो इस सी की रेंज होगी इस वैल्यू के अंदर, यानी कि रेंज के अंदर। यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि लेवल कर्व के लिए फंक्शन को पुट किया सी की इक्वल, और सी मेंशन कर दिया कि सी की वैल्यू मिनिमम है 1/4 और बाकी सी की वैल्यूज़ हैं 1/4 से ग्रेटर। जी बेटा, अब आप फंक्शन की वैल्यू पुट करें, और ये बड़े वाली फंक्शन में करने के लिए स्क्वायर रूट वाले टर्म नीचे डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आएँगे, तो ये आ जाएगा 1/c। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर, और ये 1/c चूँकि कांस्टेंट है, तो 1/c स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो 1/c स्क्वायर को हम c1 का नाम दे देते हैं। अब देखें c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना, तो 1/c भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो 1/c स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है c1 भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। अच्छा, C1 ग्रेटर देन 0 है। अब 16 को C1 के साथ शिफ्ट करते हैं और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेते करते हैं। अब C1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये है कि 16 माइनस मीन्स के 16 से छोटा, छोटी वैल्यू। अब इसको रिकॉग्निशन करें। अच्छा, अब एक सर्कल है, उसके लिए ये 4 और ये 4 रेडियस का ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। यानी कि जिसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर आ जाए 15, तो वो सर्कल इसके अंदर लाई करेगा। सर्कल रेडियस छोटा हो गया ना। अगर 14 करते हैं तो और छोटा सर्कल, और 13 कर देंगे तो और छोटा सर्कल, 12 करते हैं या 11 करते हैं तो ये छोटे छोटे सर्कल से आते जाएंगे। लेकिन सारों में सिमेट्री क्या है कि सारों का सेंटर ओरिजिन ही है। अब आप देखें दोबारा, अब 16 में से माइनस हो रही है, C1 की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी तो छोटे से छोटा सर्कल आता जाएगा।
इसलिए ये लिखा हुआ है कि लेवल कर्व्स विल बी ऑल सर्कल्स विद रेडियाई, यानी 4 से लेस हैं सारे। क्योंकि C1 माइनस, यहाँ पर C1 माइनस हो रहा है ना सब में से, इसका मतलब है सारों के रेडियस 4 से छोटे हैं और लेकिन सेंटर सबका ओरिजिन है। तो यही इस C1 की वजह से, यानी खाली 16 होता तो हमने लिखना था रेडियस रेडियस 4, लेकिन 16 माइनस समथिंग हो रही है वैल्यू, इसलिए हम लिखेंगे रेडियाई, रेडियस की जगह। लेस देन 4 का मतलब है सारों के रेडियस जो है वो 4 से लेस है और सेंटर जो है ओरिजिन है। तो ये है जी कंप्लीट। बाकी अब आप खुद ट्राई करेगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर दिया है और 11 और 12 में से क्वेश्चन नंबर 11 भी कर दिया है और मैं 12 भी कर दिया मैंने। चलें आपकी आसानी के लिए। तो ये अब ट्राई खुद करेगा, इंशाल्लाह ये आपसे इजीली हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इतना ही है आज का। बाकी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के तरीके से करूँगा। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।